Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine and doing good at your home. Today is the seventh lecture of English of class 7, and we have started this unit in our previous lecture, but we haven't read the chapter because I have explained personification to you. It's spring. It's the name of the poem, right? ये बहार है. And over here we have the definition of the personification. So just to brainstorm your previous lecture, so let me read this. Personification is giving a human quality to an inanimate object. Any type of emotion, gesture, thought or action that a person would make can be applied to any non-human object using personification words. All right, personification poems are types of words in which inanimate or non-human objects are given human attributes. Human attributes means human qualities. All right, so over here we have this poem. Let me read this poem. It's spring and the garden is changing its clothes, putting away its dark winter suits, its dull scarves and drab down overcoats. Now it wraps itself in green shoots, slips on blouses sleeved with pink and white blossom, pull on skirts of daffodils and primrose, snowdrop socks and purple crocus shoes, then dances in the sunlight. All right, let me explain it to you. It's spring means ये बहार है, and the garden is changing its cloth. और जो बाग है वो अपने कपड़े तब्दील कर रहा है. पुटिंग अवे का मतलब है उतारना. ठीक है, वो उतार रहा है. इट्स डार्क विंटर सूट. डार्क मीन्स तेज रंग. ठीक है, विंटर सूट सर्दियों के जो उसने कपड़े पहने हुए थे डार्क कलर्स के, वो उसे उठा रहा है, फेंक रहा है. इट्स डल स्कार्फ्स, और इसके जो डार्क कलर के स्कार्फ्स पहने हुए हैं वो उसको उतार कर फेंक रहा है. एंड ड्रैप ब्राउन ओवर कोट. ड्रैप मीन्स ऑल्सो डल. ठीक, मीन्स डार्क कलर का, ब्राउन कलर का उसने ओवर कोट पहना हुआ है जिसको वो गिरा रहा है. नाउ इट रैप्स इट सेल्फ इन ग्रीन शूट्स. रैप्स का मतलब है लपेटना. ठीक है, तो अब ये अपने आप से ग्रीन shoots are the small buds. All right, so green shoots means okay, now it wraps around itself the green leaves, the green shoots. Slips on blouses. Slips on over here means slips का तो वैसे मतलब ये है कि फिसलना. राइट, यहाँ पर slips on का मतलब है पहनना. राइट, and it slips on blouses sleeved with pink and white blossoms. यानी वो ऐसे ब्लाउजेस पहन रहे हैं जिसके स्लीव्ड विद का मतलब है कि उसकी आस्तीनें जो बनी हुई हैं वो पिंक एंड वाइट ब्लॉसम्स हैं. ठीक है, ब्लॉसम्स कहते हैं खिले हुए फूलों को. ऑलराइट, pulls on skirts of daffodils and primrose. राइट, पुल्स ऑन का मतलब भी पहनना है. स्कर्ट वो पहन रहे हैं किस चीज़ का? डैफोडिल्स इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्लावर. एंड प्राइमरोज इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फ्लावर, जंगली गुलाब जिसे हम कहते हैं. Snowdrop socks and purple crocus shoes. Snowdrop is also a flower and usually it is in white color. लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि फूल जो है वो खिले होते हैं और ऊपर को उठते हैं ना. स्नोड्रॉप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाइट कलर के होते हैं और ये ऐसे ड्रॉप की तरह होते हैं. इनकी गर्दनें नीचे झुकी होती हैं और ये फूल सारा नीचे झुका होता है. ठीक है, इसलिए इसको स्नो ड्रॉप कहते हैं. स्नो वाइट कलर का होता है. आप ड्रॉप किसे कहते हैं? कतरे को कहते हैं. कतरे की शेप कभी आपने देखी, ओवल सी होती है. तो ये इसी तरह स्नो ड्रॉप की तरह जो है ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे किसी बर्फ़ का कोई कतरा हो. राइट, तो स्नो ड्रॉप सॉक्स
यानी उसने सॉक्स जो पहने हैं वो स्नो ड्रॉप की तरह है, वाइट कलर के हैं। एंड पर्पल क्रोकस शूज़, और पर्पल क्रोकस शूज़, क्रोकस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फ्लावर, और ये पर्पल कलर का होता है। इसको शूज़ से इसलिए इन्होंने तशबीह दी है कि शूज़ चूँकि वो नीचे होते हैं, तो ये क्रोकस फ्लावर्स जो है ये बहुत इनके जो टहनियाँ हैं वो बहुत लंबी नहीं होती, ज़्यादातर ये नीचे ही शॉर्ट सी इनके शूट्स होते हैं और उसके ऊपर ये फूल खिल उठते हैं। देन डांस इज़ इन द सनलाइट, और फिर ये सूरज की रोशनी में डांस कर रहे हैं। ओके, इफ़ यू लुक एट हियर दे हैव यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन एवरी लाइन। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है और यहाँ पर इन्होंने गार्डन को पर्सोनिफाई किससे किया है, एक ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि गार्डन कभी भी कपड़े तब्दील नहीं करता, इंसान तब्दील करता है। लेकिन यहाँ पर जब ख़िज़ा के बाद बहार आती है तो बहार का वो पूरा एक इमेजरी शायर बता रहा है कि किस तरह वो अपने क्लोथ्स चेंज कर लेता है अपने विंटर के, जो ज़ाहिर है सर्दियों में आप देख लें, अगर आप दरख्तों को देख लें तो उनका रंग जो है डल हो जाता है, लीव्स डल ग्रीन या ब्राउनिश हो जाती हैं। और जब बहार आती है तो अचानक से वही दरख्त जो डल होते हैं, या इवन जो कुछ ऐसे दरख्त भी होते हैं जिन पर लीव्स ही बिल्कुल नहीं होते, वो गिर गए होते हैं ऑटम में उनसे, तो उन पर ग्रीन फ्रेश ग्रीन कलर के लीव्स उगाते हैं और साथ साथ में ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी ब्लॉसम्स करते हैं। ठीक है ना, वो ब्लूम करते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं वो खिल उठते हैं। एंड वो रंग बिरंगी फूल हमें सिर्फ़ और सिर्फ स्प्रिंग सीज़न में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही तशबीह दी है कि चूँकि ये बाग है वो अब अपने कपड़े तब्दील कर रहा है। फर्स्ट स्टैंज़ा में वो बता रहा है कि वो अपने सारे जो विंटर सूट्स जो उसने पहने हुए हैं, यानी उन पर जो विंटर की वजह से जो एक डल ब्राउनिश कलर चढ़ चुका है उन दरख्तों पर, फूलों पर, उनकी टहनियों पर, अब वो सब हट रहा है और अब वो अपने आप को किस चीज़ से लपेट रहे हैं, ग्रीन शूट्स। ग्रीन शूट्स मीन्स कि वो शूट्स जो कि ब्राउन हो गए थे, नाउ इट बिकम्स अगेन ग्रीन। ग्रीन कैसे हो गए हैं, उन शूट्स का रंग चेंज नहीं हुआ, असल में उसके ऊपर ग्रीन फ्रेश कलर के लीव्स उगा गए हैं। एंड स्लिप्स ऑन ब्लाउजेज स्लीव्ड विद पिंक एंड वाइट ब्लॉसम्स, तो खिले हुए पिंक और वाइट कलर के जो फूल हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। स्कर्ट्स ऑफ डैफोडिल्स एंड प्राइम रोज, लाइक जो स्कर्ट्स मीन्स के स्कर्ट, अगर आप देख लें कि इंसान स्कर्ट कहाँ पर पहनता है, राइट, तो उसकी बॉडी के बिल्कुल बीच में, तो ऊपर का जो हिस्सा ये बता रहे हैं वो सारा ग्रीन बता रहे हैं, क्योंकि ग्रीन लीव्स होते हैं ऊपर, आप देख लें दरख्त होते हैं, ठीक है, वो ऊंचाई पर होते हैं तो वो सारे ग्रीन दिखते हैं। फिर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो नीचे आपको फूल मिलेंगे। फूल चूँकि उनकी हाइट इतनी नहीं होती, दरख्तों जितनी तो नहीं होती ना, तो इसलिए इन्होंने उन फ्लावर्स को क्या दिया हुआ है, तशबीह दी है कि गार्डन ने जो है पहले उसने क्या किया, अब उसने स्कर्ट पहना हुआ है और वो उन फ्लावर्स से बना हुआ है। तो वो स्कर्ट बेसिकली वो फ्लावर्स को इसलिए कहा गया है क्योंकि पूरे गार्डन को उसने एक इंसान, ह्यूमन बीइंग का एट्रीब्यूट दिया हुआ है, ह्यूमन बीइंग के साथ तशबीह दी है। तो ऊपर से वो ग्रीन कलर का है, बीच में जहाँ पर हम स्कर्ट्स पहनते हैं तो उन स्कर्ट्स की जगह पर इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर वो उन किस चीज़ से बना हुआ स्कर्ट पहना हुआ है, इन्होंने फ्लावर से बना हुआ स्कर्ट पहना हुआ है, डैफोडिल्स एंड प्राइम रोज से वो बना हुआ है। फिर आप थोड़ा सा और नीचे आए तो नीचे क्या होगा, ये स्नो ड्रॉप्स और क्रोकस फ्लावर्स जो हैं ये आम फूलों के मुकाबले में भी इसकी हाइट बहुत कम होती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है जैसे ज़मीन जो है वो फूलों से भरी हुई। इफ़ यू हैव सीन दीज फ्लावर्स, इफ़ यू हैवंट सीन इट इन लाइक लाइव, आप लोगों ने ये नहीं देखे, यू कैन ईज़िली वॉच इट इन यूट्यूब और इन गूगल इमेजेस। तो उसमें आप देखें तो इन स्नो ड्रॉप की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये यूजुअली बहुत ज़्यादा तादाद में,
एक ही जगह पे उगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो वाइट कलर की हो गई है। इसी तरह ये क्रोकस पर्पल क्रोकस जो है ये भी ऐसा लगता है जैसे ये ज़मीन जो है वो पर्पल कलर की हो गई है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर इस पोएट ने, जॉन फॉस्टर ने, उसने स्नो ड्रॉप सॉक्स को जो है वो स्नो ड्रॉप इसलिए कहा है, और क्रोकस जो फ्लावर्स हैं उसको इसलिए पर्पल क्रोकस का इस तशबीह दी है शूज़ के साथ, और स्नो ड्रॉप फ्लावर्स को तशबीह दी गई है सॉक्स के साथ। ऑलराइट, देन डांस इज इन द सनलाइट, और वो कह रहे हैं कि डांस इज इन, देखिए फ्लावर्स डांस नहीं करते, डांस इज द एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट, और you can say dance, the trees cannot dance, but over here how they are dancing, obviously in spring we have a very gentle breeze as well, ठीक है, हमारे पास स्प्रिंग सीज़न में बहुत ही खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, बहुत ही आहिस्ता जेंटल ब्रीज, तो वह जाहिर है उन हवाओं के चलने से क्या होता है कि दीज फ्लावर्स मूव्ड, राइट, एंड व्हेन दे मूव्ड, सो इनकी मूवमेंट को शायर ने तशबीह दी है डांसेस से, ठीक है। और सूरज की रोशनी भी उस स्प्रिंग सीज़न में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, हल्की होती है, जो आँखों को भी अच्छी लगती है। जो इंसान अगर स्प्रिंग सीज़न में आप सुबह सवेरे उठ जाएं और सूरज की रोशनी भी पड़ रही हो फ्लावर्स पर, और साथ साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही हो, तो वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करती है। और बेसिकली जॉन फॉस्टर ने ये इतनी ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन इसलिए यूज़ की गई है ताकि रीडर्स के जहन में एक ख़ास इमेज बन सके, एक ख़ास मंज़र बन सके स्प्रिंग सीज़न का। ऑलराइट, लाइक लुक एट हेयर कि उसने दरख्तों से स्टार्ट लिया और गार्डन को कहा कि ना वो अब अपने कपड़े चेंज करे और सारा ग्रीन हो रहा है, ऊपर से वो ग्रीन है, फिर नीचे जो है उसने स्लीव जो है वो उसके पिंक और वाइट कलर के हैं, फिर उसकी ने स्कर्ट पहनी हुई है प्राइम रोज़ और डैफोडिल्स की, राइट। सो इफ़ यू कैन सी हमारे जहन में एक इमेज बन रही है ना, पूरा एक मंज़र आ जाता है ना कि बाहर के मौसम में किस किस्म का मंज़र होगा। और एंड में वो यहाँ पर कह रहा है कि देन डांसेस इन द सनलाइट, कि वो सूरज की रोशनी में वो फिर डांस कर रहे हैं, मीन्स वो ठंडी ठंडी कोल्ड ब्रीज के साथ, ये जेंटल ब्रीज के साथ, जब व्हेन दे मूव सो इट सीम्स एज इफ़ दे आर डांसिंग, ठीक है। तो वो जब जेंटल ब्रीज के साथ वो मूव कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट ये शो कर रही है, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो फूल हैं, चाहे वो लीव्स हैं, तो वो ऐसा लग रहा है एज इफ़ दे आर डांसिंग। ऑलराइट, so this is a poem by John Foster, and at the end of this poem we have a little bit information about John Foster. This is the introduction for information. John Foster was a British poet born in 1941. He has written 12 books of poems and compiled several collections. He has also written a book about the Olympic Games, right? So John Foster is he is a modern poet. वो 20th सेंचुरी का पोइट है, और उसने जो है वो 1941 में पैदा हुआ। उसने 12 किताबें लिखी पोम्स की, और इसके अलावा जो है फिर कुछ उसकी कलेक्शन ऑफ बुक्स भी है, उसको कंपाइल करके उसने डिफरेंट कलेक्शंस बनाई हैं उन पोम्स से। और फिर उसके अलावा उसने एक किताब लिखी है ओलंपिक गेम्स पर भी। उसने चिल्ड्रन के लिए काफ़ी ज़्यादा पोम्स लिखी हैं जॉन फॉस्टर ने। ओके, so let's move on towards the some of the, you can say, words meanings of this chapter. Okay, over here, putting away, दूर करना, उतारना, डल, सादा, स्कार्फ को कहते हैं ड्रैब, बादामी रंग को भी कहते हैं, ड्रैब डल को भी कहते हैं। ओके, फ्रैप्स, बांधना या ढांपना, ब्लाउजेस, कुर्ती को कहते हैं, ब्लॉसम्स, नोखेस, पूल मीन्स के
नुखेस फूल वो फूल जो खिले हुए होते हैं। पुल्स ऑन खींचना या पहनना। प्राइम रोज जंगली गुलाब। स्नो ड्रॉप गुल चांदनी। क्रोकस जिनस ज़ाफ़रान, ये इसकी उर्दू के नाम है। यू कैन वॉच इट इन द यू कैन से in your from in Google as well. Okay, so answer the following questions. What are some examples of personification in the poem? The first question is, so some examples of personification in the poem are: garden is changing its clothes, dark winter suit, slips on blouses, snowdrop socks, purple crocus shoes. ठीक है, ये तकरीबन ये मैंने 5 personifications ली है एग्जाम्पल्स के तौर पर, सो यू कैन ऑल्सो टेक इट. ओके, हाउ डज द पोइट इंटेंसिफाई द इमेज ऑफ अ प्लेजेंट डे बाय यूजिंग personification. इंटेंसिफाई का मतलब है कि किस तरीके से एक खूबसूरत दिन का उसने, प्लेजेंट डे मीन्स कि खूबसूरत दिन, खुशगवार दिन को उसने कैसे बयान किया है और किस इंटेंसिटी के साथ बयान किया है personification इस्तेमाल करके. द पोइट यूजेस personification such as the garden is changing its clothes, putting away its dark winter suits, pulls on skirts of daffodils and primrose, then dances in the sunlight. यानी उसने ये personification इस्तेमाल की गई है in order to intensify the image of a pleasant day. ठीक है, उस pleasant दिन को intensify करने के लिए, उसकी intensity बयान करने के लिए कि कितनी 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 उसने एक चीज़ को इतनी डिटेल से बयान की है कि जब रीडर इस पोम को पढ़ता है तो उसके जहन में स्प्रिंग की एक बहुत ही खूबसूरत, मौसम बहार की बहुत ही खूबसूरत इमेज बन जाती है. What types of poem do you think this is and why? This is a personification poem and spring season qualities are described like human qualities. ठीक है, देखिए ये पोम जो personification पोम है, ऐसी पोम है जिसमें तशबीहात दी गई है. क्योंकि हम इसको personification पोम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्प्रिंग की जो क्वालिटीज़ है स्प्रिंग सीजन की, उसको उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया है लाइक ह्यूमन क्वालिटीज़, जैसे कि इंसानों में वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं. ओके, व्हाट डज द पोइट कंपेयर नेचर विद? व्हाई डू यू थिंक ही डिड दिस? द पोइट कंपेयर्स नेचर विद ह्यूमन एज द ह्यूमन चेंजेस इट्स क्लोथ्स इन द सेम वे व्हेन स्प्रिंग सीजन कम्स द नेचर इज़ ऑल्सो चेंजिंग इट्स क्लोथ्स. ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया कि पोइट ने नेचर को किस चीज़ से कंपेयर किया है? पोइट ने नेचर को कंपेयर किया है इंसान के साथ. एंड एज द ह्यूमन बींग्स चेंजेस इट्स क्लोथ, ज़ाहिर है व्हेन वी चेंज द क्लोथ्स व्हेन द सीजन्स चेंजेस, ऑब्वियसली अभी nowadays it's summer, so we are wearing very thin clothes, right? And when it becomes winter, so obviously we will change these clothes, and we will obviously wearing dark clothes with dark colors and thick clothes. Okay, सो सिमिलरली यहाँ पर भी वो कह रहा है कि जैसे ही स्प्रिंग सीजन अराइव हो रहा है तो वो अपने कपड़े चेंज करिए. द पोइट यूज्ड personification describe the arrival of spring season, and he did this in order to create a clear imagery in the reader's mind about the spring season. देखें उसने personification इस्तेमाल की है कि वो स्प्रिंग सीज़न के अराइवल को बयान करे कि भाई किस तरह स्प्रिंग सीज़न आता है, कैसे पता चलता है. और इसके अलावा उसने ये personification इसलिए इस्तेमाल की है ताकि वो रीडर्स के जहन में एक क्लियर इमेज बना सके स्प्रिंग सीज़न की. ऑलराइट, now write the main idea of the poem. The main idea of the poem is that spring season is coming. When it arrives, then the nature changes its color. It puts away all its dull drab brown overcoats. It puts on clothes of pink and white color, and also wearing snowdrop socks and crocus shoes, and then dancing in the sunlight. ठीक है, तो इसका मेन आइडिया तकरीबन यही है कि जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो ये अपने डल और वो ख़त्म कर लेता है, वो हटा लेता है, और उसके अलावा जो है वो पिंक और वाइट कलर के क्लोथ्स पहन लेता है, स्नो ड्रॉप के वो सॉक्स पहन लेता है, क्रोकस शूज़ पहन लेता है, और उसके अलावा वो फिर सनलाइट में डांस करता है. राइट नाउ द इनएनिमेट
nouns used in the poem. Inanimate means the, you can say, non-living nouns. Okay, the inanimate noun used in the poems are clothes, suits, overcoat, blouses, sleeves, skirts, socks, shoes, etc. Okay. Pick out all the adjectives in the lesson and write them in your notebook. Adjective from the lesson is dark, drab, brown, pink, white, purple, green, dull. Basically, these are, most of them are the names of the color, and it also qualify the noun as well. So they are called adjective. Okay, deduce the meaning of the following words. Okay, if you look at page number 29 of your book, over here they have given some words which we have to write the meanings. So I have written it for you. Number one is suit. Suit means dress, outfit, or costume. Wrap, cover, or enclose in paper or soft material. Dull means drab, dark, pale. Shoot, bud, sprout, daffodil, a yellow bell-shaped flower with a long stem that is commonly seen in spring. Yes, daffodils are very beautiful flowers, और जो कि आम तौर पर हमें स्प्रिंग सीजन में ही दिखाई देते हैं. Okay. Come to page number 31. Okay, choose the correct option. What season does John Foster describe in the poem It's Spring? Unpleasantly hot summer season, cold and nasty winter season, beautiful but sad autumn season, fresh spring season. Obviously, it's fresh spring season, so this is the correct one. The last option is the correct in number 1. Which sentence contains personification? It springs? No. And the garden is changing its clothes? Yes. Putting away its dark winter suit? Like these are not the personification, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे सेंटेंस ना, तो पुटिंग अवे का मतलब है उतारना. अब क्या उतारना ये इन्होंने नहीं लिखा. इट्स डार्क विंटर सूट उसने अपने, यानी अब इट्स किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, नोबडी नोज. ओके, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर आप देखिए गार्डन यूज़ हुआ है. गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लोथ. चेंजिंग क्लोथ्स इज द एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड ओवर हियर वी आर गिविंग दिस एट्रीब्यूट टू द गार्डन, so it's the personification over here. All right. The word drab in the poem suggests that nature is doubtful or weak. Nature lives in a state of royalty or power. Nature is changeable. Nature is changing its dull clothes. So nature is changing its dull clothes. Okay, gapped summary. Fill in the gaps with suitable words from the text. The poet says that nothing is as beautiful as spring season. He says that nature is changing its dull clothes. It is putting away its dull clothes and wraps itself in green shoots. A lot of growing leaves and flowers make the sight beautiful. So this is also one of the short summary of the poems. So you can write it in the by giving heading of the summary and then write it in your notebook as well. Okay. Now come to page number 32. Use the idea written below to write a sentence using personification. For example, the book winked at me. The book winked at me का मतलब ये है, देखिए किताब जो है वो सफ़े पलटाती है, तो यहाँ पर हम वो आंख तो नहीं मारती, बट as a personification we say the book winked at me. The car roared loudly. roared का मतलब है गुर्राना. गुर्राना जो है ये लिविंग थिंग का एट्रीब्यूट है. इंसान गुस्से में गुर्राता है, लाइन गुर्राता है जब वो गुस्से से बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोल रहा हो. गाड़ी गुर्राती नहीं है, लेकिन गाड़ी जब बहुत ही तेज़ आवाज़ करती है तो एज अ पर्सनिफिकेशन वी से द कार रोर loudly. The stairs lift a child. सीढ़ियों ने बच्चे को उठा लिया. बच्चे को वो नहीं उठा सकता है. गोद में देखें हम उठा सकते हैं बच्चे को, इंसान उठा सकता है, स्टेयर्स नहीं. बट चूँकि वो बच्चे को ऊपर लेकर जा रहा है मतलब उठा लिया. The flowers danced in the gentle breeze. ठीक है, चूँकि ब्रीज हल्की हल्की हवा जब चल रही होती है तो क्या होता है, वो फ्लावर्स मूव करते हैं. Over here, as a personification, we say that the flower dance in gentle breeze. The traffic is villain of the road. Obviously, when there is a traffic on a road, हर कोई जो है वो तंग होता है उस चीज़ से. और आप देख लें मूवीज़ में भी सब लोग किससे तंग होते हैं, ऑब्वियसली विलेन से तंग होते हैं. तो रोड के विलेन कौन है, वो ट्रैफिक है. माई हाउस इज़ अ फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी. देखिए
प्रोटेक्ट्स कौन करता है? यूजुअली आमतौर पर दोस्त करते हैं ना। तो मेरा घर जो है वो मेरा दोस्त है। कैसे? क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो दीज आर द सेंटेंसेस, यानी हमने इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ किया पर्सोनिफाई करके। ओके, over here they have given different you can say pictures, and in these pictures we just have to see, okay, the clock is angry, right? यहाँ पर हम कह सकते हैं ना ये angry का gesture दे रहा है, right? Okay, the tree is standing lonely, lonely है ये। over here the car is happy, okay, the bird is also angry, it's an angry bird fine. So these are the different you can say human gesture, जिसे हम कह सकते हैं कि जो इंसान करते हैं उनके इमोशंस यहाँ पर डिफाइंड हुए। नाउ कम टू पेज नंबर 33 sorry. Write a unified paragraph on each of picture below by personifying the nouns using verbs. First one has been done. See, what is this? I am made of trees. I have 2 hands to write, 2 legs to walk off. The shelves, see, these are the nouns in blue, and the one which is in green, they are verb. The shelves, the 2 eyes to see and a mouth to speak. I am happy to live in a bookshop, but someday I will have a lovely owner that won't break my spine and will read me with care. This is basically what? This is a book, right? लेकिन अगर हाँ आप देखें तो इसमें कहीं पर इसने बुक का वर्ड यूज़ नहीं किया। इसने डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखी है अपने बारे में कि आखिर में हमें ख़ुद पता चल गया कि ये क्या है, ये एक बुक है। Similarly, this is a shoe, this is a cherry fruit, and this is a, what is it? It's a house. Okay, so this is your homework. You are going to write it by your own self. Okay, आप शू के बारे में अपने वर्ड्स में कुछ सेंटेंसेस लिखे, चेरी के बारे में, हाउस के बारे में, और इस तरीके से लिखे कि आखिर में वो पता चल जाए कि ओके यू आर टॉकिंग अबाउट अ शू, यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रूट चेरी, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ हाउस. Fine. So that is it for today. I will share the pictures of what we have done today, and in the next class we will do the grammar portion of this unit. Till then, Allah Hafiz and take care.